हमारे सर्टिफिकेट्स में आईआईटी मेंशन हो गया तो एक ब्रांड वैल्यू जो आपने बोला है ना, वो ब्रांड वैल्यू तो ऐड ऑन हो गई हमारे साथ। तो जॉब में कितना हेल्पफुल हमें मिल जाता है, कितना हेल्प मिल जाता है। और दूसरी चीज़, अदर किसी इंस्टीट्यूट से अगर बच्चे ने किया है तो उसमें कितना डिफरेंस रहेगा। हमको जो एंट्री है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो रिलेटिवली इजियर है, क्योंकि आईआईटीज़ का अपना एक नेटवर्क है, आईएम्स का अपना एक नेटवर्क है, आपके पास एक स्टैंडर्ड प्लेसमेंट प्रोसेस है, उसके माध्यम से कंपनीज आती हैं, बच्चों का लगभग 100% प्लेसमेंट हो जाता है, तो वो एक नेटवर्क अच्छा बना हुआ है। लेकिन उसके बाद की जो यात्रा है उसमें आप जो उस लेवल को जी पाते हैं वो ही आगे जा पाते हैं। सोसाइटी ये कहती है कि भाई तुम्हें अगर एमबीए में जाना था तो पहले बीबीए किया होता, फिर एमबीए कर लिया होता। जी जी जी। बीटेक के बाद एमबीए करने का क्या ही मतलब रह जाता है। तो उसे उस स्टूडेंट्स को लोग भटका हुआ भी बोलते हैं। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि अगर जैसे आपने बीबीए के बाद एमबीए किया तो आपका जो नॉलेज का जो दायरा है वो उतना नहीं बढ़ पाता, क्योंकि लगभग जो एलिमेंट्री कोर्सेज हम बीबीए में पढ़ाते हैं उन्हीं का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम एमबीए में पढ़ाते हैं। लेकिन जब हम बीटेक करके एमबीए करने आते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी, जो मैं आपको बिल्कुल शुरू में कह रहा था इस साक्षात्कार के, कि टेक्नो मैनेजरियल लोग हमको चाहिए। तो टेक्नो मैनेजरियल तभी आएगा व्यक्ति जब वो साइंस पढ़कर एमबीए करने आए, जब वो इंजीनियरिंग पढ़ के एमबीए करने आए, तब उसको पता लगेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे डिप्लॉय होती है और उस टेक्नोलॉजी के डिप्लॉयमेंट में मैनेजमेंट कोर्सेज क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर हम आईआईटी और आईआईएम की हम बात कर रहे थे, क्या यही दुनिया है? मतलब अगर एडमिशन इसमें ना हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सर कि सभी जितने बच्चे सोच रहे हैं सभी बच्चों का एडमिशन आईआईटी और आईआईएम में हो जाएगा। उस स्पेक्ट्रम के एक कोने में आईआईएम्स और आईआईटीज़ बैठे हुए हैं जो कि अपने आप में बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं, लेकिन उन्हीं के समकक्ष लगभग कुछ और भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको हम बिल्कुल मानना चाहिए। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ हो गया, गुड़गांव में एमडीआई हो गया है, गाज़ियाबाद में आईएमटी गाज़ियाबाद है, अगर हम बम्बई की तरफ जाएं तो वहाँ पे एसपी जैन है, जमशेदपुर में जाएं तो एक्सेल राय जमशेदपुर है, उसी के तरीके से गोवा की तरफ जाएं तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो चेन्नई में ग्रेट लेक्स है। एक और एडिशन आप लोग के लिए कि ईएमबीए भी आईआईटी ऑफर कर रहा है, आईआईटी रुड़की ऑफर कर रहा है। ये सिर्फ आईआईटी रुड़की ऑफर कर रहा है या फिर अदर जो आईआईटीज हैं वो भी ऑफर कर रहे हैं? जैसे आईएम कोझिकोड सबसे पुराना है जो इस ईएमबीए को ऑफर कर रहा है, लेकिन कोविड के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आई है भारत में और अभी कुछ आईएम्स ने भी ईएमबीए ऑफर करना शुरू कर दिया है। इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो आपके माइंड में या सपना जो आपका होता है वो ये होता है कि आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लो, जीवन सेट हो जाएगा। लेकिन जब एमबीए की बात करते हैं तो आईआईएम का भी सपना होता है। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी से एमबीए अगर आप करना चाहते हैं तो कर कैसे सकते हैं, और ये बात मैं कैसे आपको बता सकता हूँ, बताएगा वो जो वास्तव में उसी फील्ड से जुड़ा हो। और अगर हम वहाँ के एचओडी से बात करेंगे तो शायद आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे पाएंगे। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। ये है कैरियर वाला द न्यूज़ वाला नेटवर्क का खास सीरीज, जिसमें हम आपको कैरियर से संबंधित हर एक समस्या का समाधान देंगे ताकि आप सही पाथ चूज कर सकें। हमारे साथ हमारे मेहमान बैठे हैं डॉक्टर रजत अग्रवाल जी। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आईआईटी में, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आए और मुझे लगता है कि आपके इस प्रयासों से बहुत सारे अभ्यर्थी और जो एमबीए करने चाहते हैं उनको वो जानकारी मिल पाएगी जो कई बार बहुत सारे मिथ की वजह से वो नहीं जान पाते हैं। एमबीए फ्रॉम आईआईटी और एमबीए फ्रॉम आईआईएम, क्योंकि कहीं ना कहीं मिथ एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम आईआईटी की बात करते हैं तो एमबीए थॉट में नहीं आता। आईआईटी अगर हम सोचते भी हैं तो वो क्या थॉट आता है कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मतलब मैकेनिकल में कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल, जो भी जितने भी सेगमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है, मतलब वो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आप ज़रा हमें बताएं। देखिए अखिलेश जी, ये बात तो सही है कि आईआईटीज़ की स्थापना जो हुई थी वो देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हुई थी, और आईआईएम्स की स्थापना जो हुई थी देश में हमको ट्रेंड मैनेजमेंट मैन पावर चाहिए था, उसके लिए हुई थी।
लेकिन धीरे धीरे आप ये बात को मान जाएंगे कि हमको इंटरडिसिप्लिनरी लोग चाहिए, हमको वो मैनेजर्स चाहिए जो टेक्नोलॉजी को समझते हों। और इस बात को महसूस करते हुए IITs ने MBA प्रोग्राम्स प्रारंभ किए कि ऐसे मैनेजर्स क्रिएट किए जाएं जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से समझते हों। हिंदुस्तान वो देश है जहाँ पर हम अभी डेवलपिंग नेशंस की श्रेणी में आते हैं, जो हमको जहाँ पर एक तरफ अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना है। अब मैन्युफैक्चरिंग को जब बढ़ावा देना है तो ऐसा मैनेजर चाहिए जो टेक्नोलॉजी को समझता हो, जो मैन्युफैक्चरिंग को समझता हो। जब हमको MSME को बढ़ावा देना हो तो जो इंडस्ट्री को समझता हो, इस तरीके का मैनेजर चाहिए। तो इस विचार को ध्यान में रखते हुए जो जितने भी पुराने IITs हैं, जिसमें IIT रुड़की हो सकता है, कानपुर हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, IIT बॉम्बे हो सकता है, IIT मद्रास हो सकता है, IIT खड़गपुर है, इन सभी IITs में आज की तारीख में बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट पाठ्यक्रम चल रहा है। IIMs भी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका भी बहुत अच्छा योगदान है। लेकिन IITs में जब आप MBA करते हैं तो आप इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज पढ़ पाते हैं, आप ऐसे लोगों से पढ़ पाते हैं जो टेक्नोलॉजी भी जानते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर पाते हैं जहां पर आपको समझ में आता है कि मैनेजमेंट वास्तव में फैक्ट्री में जाके किस तरीके से किया जाना है। तो IITs के MBA का एक छोटा सा एडवांटेज IIMs के ऊपर हो जाता है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा बड़ी चीज़ें समझ में आती हैं। IIMs में एक बहुत ही फोकस्ड तरीके से, जो कि उनकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, जहाँ पर वो मैनेजमेंट की जो पकड़ है वो अच्छी तरीके से आपको सिखाते हैं। तो इस तरीके से IIM और IITs के MBA को आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है और क्या समानता है। क्या करिकुलम में ही ये चीज़ डिज़ाइन हो जाता है कि अगर कोई IIT से MBA कर रहा है तो करिकुलम में ही ये डिज़ाइंड है कि आप इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव को भी कहीं ना कहीं समझ पाते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझ पाते हैं, कुछ ऐसा होता है? इसका बहुत लंबे समय तक तो इस तरीके से रहा कि जो IITs में MBA किया जाता है उसमें केवल इंजीनियर्स का ही एंट्री पॉसिबल था बहुत लंबे समय तक। मतलब तो ये किसी ने अगर बीटेक किया है तो बीटेक के बाद MBA अगर करता है तो वो एंट्री हाँ, करता तो था। इसका मतलब ये है कि जो लोग BSc, BA, BCom, BBA इन सब्जेक्ट से आते थे वो लोग IIT से MBA नहीं कर पाते थे। बहुत लंबे समय तक इस तरीके की व्यवस्था थी। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ IITs ने इस व्यवस्था को रिलैक्स किया है, IIT रुड़की ने भी रिलैक्स किया है और अब लगभग सभी विधाओं के बच्चे IITs में MBA करने आ पाते हैं। एक दो IITs हैं जो अभी भी केवल इंजीनियर्स को ही एडमिशन दे रही हैं, लेकिन अभी सब विधाओं के बच्चे आते हैं। लेकिन चूँकि IITs में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रभाव रहता है तो अभी भी हर बैच में लगभग आप ये मान लीजिए कि 60% बच्चा वही होता है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आता है, जिसने बीटेक किया होगा। हाँ, या जो बीटेक किया हुआ होता है या बैचलर ऑफ डिज़ाइन किया हुआ होता है। इस तरीके के जो कोर्सेज करते हैं वही बच्चे IITs में ज़्यादा एडमिशन लेते हैं क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी से काफ़ी क्लोज रिश्ता रहा होता है। चूँकि एक समय था जिसमें पूरा ही एक माहौल बना हुआ था जिसमें बच्चे बीटेक किया करते थे और बीटेक के बाद MBA करना है, मतलब एक हर समय का एक सिस्टम हो जाता है या क्रेज़ होता है बच्चों, कभी MCA करना है, कभी कुछ ऐसा होता था। बीच में कुछ ऐसा ही था कि बीटेक करना है, इसके बाद MBA करना है। तो ये आपने जो बताया, मुझे लगता है कि अगर टेक्नो से ज़्यादा संबंध अगर कोई भी MBA का स्टूडेंट रखता है तो वो शायद ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकता है। यही रीज़न था शायद। ये भी है। और ये देखिए, हायर एजुकेशन का जो पूरा सेगमेंट है वो बहुत कुछ इकोनॉमी ड्रिवन भी रहता है कि आपके देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि बीटेक के बाद बच्चों को बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो निश्चित रूप से हायर एजुकेशन में जाने वाले बच्चों की संख्या कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि अब 2 साल और आगे पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जब मैंने 4 साल पढ़ाई कर ली और मुझको एक अच्छा नौकरी मिल रही है तो मैं क्यों 2 साल और आगे बताऊँ। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन होता है, उनको लगता है कि 4 साल मैंने पढ़ाई की और अभी भी कोई उस प्रकार का जॉब मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, तो फिर वो बच्चा सोचता है कि 2 साल में और जाके आगे अपना कुछ क्वालिफिकेशन ऐड कर लूँ और शायद बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जॉब लेता है लेकिन जॉब में उसको फिर समझ में आता है कि अभी ये जॉब मेरे अनुकूल नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए।
तो लगभग लगभग देश के जितने भी नामचीन MBA कॉलेजेस हैं वहाँ पर बहुत सारा बच्चा ऐसा आता है जो 2, 3, 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिए हुए होता है और उसके बाद वो वापस आपके आकर कुछ और पढ़ाई करता है, MBA की पढ़ाई करता है और फिर वो दोबारा से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है। उसमें एक्चुअली देखिए क्वेश्चन ये है कि क्या उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है अगर बच्चा बीटेक करे और बीटेक करने के बाद MBA कर ले रहा है, तो उसमें क्या कुछ ज़्यादा एड ऑन हो जा रहा है, उसको क्या ज़्यादा बेनिफिट मिल जा रहा है, या इंडस्ट्री को वो क्या बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट दे पा रहा है, या इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल हो पा रहा है क्या वो? यस, तो इसको अब ये जो बेनिफिट वाला शब्द है इसको अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी एक बहुत साधारण व्याख्या जो है, सिंपल व्याख्या हमारे दर्शकों के लिए, वो ये हो सकती है कि अगर मैंने बीटेक किया और बीटेक करके मैं एक जो लगभग एक सामान्य कॉलेज है अगर कोई, वहाँ से मैंने तुरंत उसके बाद नौकरी ज्वाइन किया, तो हो सकता है मुझको एवरेज पैकेज 7 लाख 8 लाख रुपए का मिलता है। और उसके बाद यदि मैं MBA कर लेता हूँ, तो यदि मैं 2 साल MBA करके उस 7-8 लाख के पैकेज को 13-14 लाख के आसपास ले जाता हूँ, तो ये सबसे पहला सिंपल आपको लगता है कि बेनिफिट का जो एक है। अदरवाइज़ मैं 8 लाख का पैकेज को 2 साल में 10 लाख तक ही ले जा पाऊँगा अगर नौकरी करता रहा 2 साल लगातार। तो एक तो बच्चा ROI इस तरीके से देखता है कि मुझको MBA करने से मेरा जो पैकेज है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप बीटेक ही MBA ही करना था तो बीटेक करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे फिल्मों में भी ऐसे डायलॉग होते हैं और अक्सर सोसाइटी ये कहती है कि भाई तुम्हें अगर MBA में ही जाना था तो पहले BBA किया होता, फिर MBA कर लिया होता। जी जी जी। बीटेक के बाद MBA करने का क्या ही मतलब रह जाता है, तो उसे उस स्टूडेंट्स को लोग भटका हुआ भी बोलते हैं। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि अगर जैसे आपने BBA के बाद MBA किया तो आपका जो नॉलेज का जो दायरा है वो उतना नहीं बढ़ पाता, क्योंकि लगभग जो एलिमेंट्री कोर्सेज हम BBA में पढ़ाते हैं उन्हीं का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम MBA में पढ़ाते हैं। लेकिन जब हम बीटेक करके MBA करने आते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी, जो मैं आपको बिल्कुल शुरू में कह रहा था इस साक्षात्कार के, कि टेक्नो मैनेजरियल लोग हमको चाहिए। तो टेक्नो मैनेजरियल तभी आएगा व्यक्ति जब वो साइंस पढ़कर MBA करने आए, जब वो इंजीनियरिंग पढ़ के MBA करने आए, तब उसको पता लगेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे डिप्लॉय होती है और उस टेक्नोलॉजी के डिप्लॉयमेंट में मैनेजमेंट कोर्सेज क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए किस तरीके से पैसे का अरेंजमेंट करना है, उस टेक्नोलॉजी के लिए किस तरीके से मैन पावर क्रिएट करनी है, उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से मार्केट करना है। तो जब आप इन सब चीज़ों में निपुण होते हैं तो आप MBA से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। बहुत मैं समझता हूँ ये जो मिसकॉन्सेप्शंस है, या जो लोग पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों को भी बोलते हैं, या पड़ोसी बोलता है, पड़ोसी अधिकतर बोलते हैं बच्चों को कि भाई तुझे अगर ये करना था तो तुमने ये क्यों किया। तो रजत सर ने बिल्कुल डाउट्स क्लियर कर दिए कि भाई अगर आप बीटेक करते हैं तो बीटेक के बाद MBA कर सकते हैं, और करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है। अगला सवाल सर जी। कि अगर हम IIT और IIM की हम बात कर रहे थे, क्या यही दुनिया है? मतलब अगर एडमिशन इसमें ना हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सर कि सभी जितने बच्चे सोच रहे हैं सभी बच्चों का एडमिशन IIT और IIM में हो जाएगा MBA करने के लिए, नहीं होता है तो इसके अलावा कोई अदर ऑप्शंस है या नहीं है, और क्या उधर लॉसेस क्या है क्या नहीं है सर? देखिए, आज की तारीख में हमारे देश में मैनेजमेंट का जो 2 साल का पाठ्यक्रम जिसको हम MBA बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से उसको आप एक बहुत लंबे स्पेक्ट्रम में क्लासिफाई कर सकते हैं। उस स्पेक्ट्रम के एक कोने में IIMs और IITs बैठे हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। लेकिन उन्हीं के समकक्ष लगभग कुछ और भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको हम बिल्कुल मानना चाहिए, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ हो गया, गुड़गांव में MDI हो गया है, गाज़ियाबाद में IMT गाज़ियाबाद है, अगर हम बम्बई की तरफ जाएं तो वहाँ पे SP जैन है, जमशेदपुर में जाएं तो एक्सेलराई जमशेदपुर है, उसी के तरीके से गोवा की तरफ जाएं तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो चेन्नई में ग्रेट लैक्स है। तो ये इस तरीके की संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो किसी भी तरीके से IITs और IIMs से
कम नहीं हैं। टीए तापमी के नाम से एक संस्था है मणिपाल में, बहुत प्रसिद्ध है, तो वो भी काफ़ी अच्छा एमबीए कोर्स चलाते हैं। बॉम्बे में एक और संस्था है नरसी मुंजी के नाम से है, जमुनालाल बजाज इंस्टीट्यूट है, केजे सुमैया इंस्टीट्यूट है। ये सब इस तरीके की संस्थाएं हैं जहाँ के एमबीए प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छी तरीके से स्थापित हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि केवल आईआईटी आईएम ही सब कुछ है। हाँ, निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहना चाहिए हमेशा सर्वश्रेष्ठ लेने का, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में आपको कुछ प्राप्त हुआ वहाँ जाकर। अगर आईआईटी से एमबीए नहीं हुआ तो डिप्रेस्ड होने की आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि डिप्रेस होने की आवश्यकता तब है जब आपको ये महसूस हो कि मुझ में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। अगर आपने अपने अंदर वैल्यू एडिशन कर लिया तो मुझे लगता है कि कॉलेज आपको इनिशियल ब्रेक में कुछ हेल्प कर सकता है, बट जीवन की लड़ाई बहुत लंबी है और उस लंबी लड़ाई में आप खुद कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, हर स्टेज पे कितना लर्न कर रहे हैं, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और अगर वो आपके अंदर वो जिजीविषा है कि मुझे सीखना है, तो वो सीखने की जो प्रक्रिया सतत चलती रहती है। और ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिन बच्चों ने आईआईटीज़ और आईएम से किया और किसी दूसरे बच्चे ने उतने अच्छे संस्थान से पढ़ाई नहीं की, लेकिन जीवन की दौड़ में वो बच्चे आगे निकल गए और ये बच्चे थोड़े से पीछे रह गए। तो इनिशियल ब्रेक थ्रू जो होता है, कैंपस प्लेसमेंट वगैरह, वो निश्चित रूप से अगर एक अच्छे संस्थान में हमें तो उसका लाभ मिलता है, लेकिन बाकी जो जीवन की लड़ाई है वो तो आपके खुद के पर्सनालिटी पर डिपेंड करती है कि आप किस हद तक सीखने को तैयार। आपने बहुत अच्छी बात ऐड ऑन कर दी। मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के भी क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि आईआईटी से एमबीए करने का मतलब एक मार्क है। ऐड अगर हमारे टी शर्ट पे आ गया कि आईआईटी से हमने एमबीए किया है, अगर हमारे सर्टिफिकेट्स में आईआईटी मेंशन हो गया, तो एक ब्रांड वैल्यू जो आपने बोला है ना, वो ब्रांड वैल्यू तो ऐड ऑन हो गई हमारे साथ। तो जॉब में कितना हेल्पफुल हमें मिल जाता है, कितना हेल्प मिल जाता है। और दूसरी चीज़, अदर किसी इंस्टीट्यूट से अगर बच्चे ने किया है तो उसमें कितना डिफरेंस रहेगा, सैलरी में डिफरेंस आ जाता है, या सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंट्री जो होती है प्लेसमेंट वाला, उसमें अच्छा पैकेज होता है, बाद में फिर सब बराबर हो जाता है? देखिए, ऐसा है अखिलेश जी कि जिस तरीके का ब्रांड हम कैरी करते हैं, हमारी जिम्मेदारी भी वही हो जाती है, उसी ब्रांड को मेंटेन करना। और जो हमारा रिक्रूटर है वो भी हमसे उसी लेवल का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता है। राइट। तो हमारी, जब हम आईआईटी रुड़की या आईआईएम अहमदाबाद का ब्रांड अपने साथ लेके चलते हैं, तो जो कंपनी है वो भी एक्सपेक्ट करती है कि ये बच्चा एक मैजिशियन आ गया हमारे पास, अब ये कंपनी में अचानक कुछ मैजिक कर देगा। ये हमारा सेल्स नीचे जा रहा है और अचानक एक आईआईटीएन को हायर कर लिया तो ये हमारा सेल्स कुछ एकदम हमको पता नहीं, हम दुनिया से बाहर की कंपनी बन जाएंगे। तो वो एक्सपेक्टेशंस को जीना भी अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि, तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस भी संस्थान से हम जाएं, हमारी नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आईआईटीज़ के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमको जो एंट्री है कॉरपोरेट वर्ल्ड में वो रिलेटिवली ईजियर है, क्योंकि आईआईटीज़ का अपना एक नेटवर्क है, आईएम्स का अपना एक नेटवर्क है, आपके पास एक स्टैंडर्ड प्लेसमेंट प्रोसेस है, उसके माध्यम से कंपनीज आती हैं, बच्चों का लगभग 100% प्लेसमेंट हो जाता है। तो वो एक नेटवर्क अच्छा बना हुआ है। लेकिन उसके बाद की जो यात्रा है उसमें आप जो उस लेवल को जी पाते हैं वो ही आगे जा पाते हैं, अदरवाइज एक सामान्य ज़िंदगी की तरीके से ही सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। फिर वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती है। मतलब फर्स्ट एंट्री जो लेवल है, जो है ना, वो इजी हो जाती है, बहुत easy लेकिन हो जाता बाद है। में कठिनाई उतनी है, लड़ाई आपको अकेले लड़नी है। फिर वो आपको ब्रांड वैल्यू कितना काम आएगा ये पता नहीं है। फिर तो आपका एम्प्लॉयर कहेगा कि भाई मैं तो आपको पैसे भी ज़्यादा दे रहा हूँ, हाँ। और आप अगर मेरे लिए ये काम नहीं कर सकते, तो सबसे पहले जो तलवार कटने का खतरा है वो भी उन्हीं व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा है जिसको ज़्यादा पैसे दे रहा है। तो ये बिल्कुल आप समझ रहे होंगे दोस्तों। देखिए, मेरा उद्देश्य यही है, सर बहुत सारी बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो करके बता रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि जितनी बातें आप सुन रहे हैं उन बातों को आप समझ भी रहे होंगे। और एक और बात, अगर आपको मन में कोई सवाल अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बार जब हम बैठेंगे तो उन सवालों को ले करके बैठेंगे ताकि आपकी एक एक समस्या का समाधान हो सके। तो सर, अगला क्वेश्चन ये है, चूँकि आईआईटी, अब आप बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ इक्विवेलेंट है, इक्वल है, या रेस में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जा रहा है और अंत में मेहनत उसको करनी है, लेकिन सपना तो सपना होता है सर। सपना तो यही होता है कि आईआईटी से एमबीए कर लें।
सपना तो होता ही, अब वो सपने को पूरा कैसे करे सर? मेरा ये मुझे ये जानना है कि अगर कोई आईआईटी से एमबीए करना चाहता है तो करे कैसे, प्रिपरेशन क्या करे, थॉट प्रोसेस क्या रखे, इंटरव्यू अगर देने आता है तो क्या वो माइंडसेट रखे, वो ज़रूर बताएं सर आप। देखिए, अभी सभी आईआईटीज़ में एडमिशन जो है वो बड़ा ही सिंपल है। हम लोग कैट के स्कोर के आधार पर बच्चों को बुलाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो कैट की अच्छी तरीके से तैयारी करें। आईआईएम्स हर साल कैट की परीक्षा आयोजित करते हैं नवंबर के महीने में। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अभी नवंबर 2024 में कैट की परीक्षा आयोजित होगी और लगभग सितंबर के महीने में उसके फॉर्म आ जाएंगे। तो कैट को अच्छी तरीके से दें, और कैट को देने की केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप अपना दिमाग कितना खुला होकर सोच सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को खोलकर उस परीक्षा को देंगे, उतना ही आपका स्कोर अच्छा आएगा। अब अगर आपने कैट अच्छे तरीके से दे लिया तो उसके बाद आपकी सभी आईआईटी से कॉल आ सकती है। जब आईआईटी से कॉल आएगी तो इंटरव्यू में हमारा जो टेक्नो मैनेजरियल वाला एस्पेक्ट है, तो हम आपकी जो फंडामेंटल नॉलेज है, अगर आप साइंस से पढ़ के आए हैं, आप इंजीनियरिंग से पढ़ के आए हैं, आप बीकॉम करके आए हैं, आप बीबीए करके आए हैं, तो हम ज़्यादातर आपका फंडामेंटल्स चेक करते हैं इंटरव्यू में कि आपने कितने फंडामेंटल्स क्लैरिटी से पढ़े हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपका आईआईटी रुड़की में स्वागत होगा। और फिर हमारा 2 साल का पाठ्यक्रम है, और आईआईटी रुड़की का पाठ्यक्रम जो है वो अखिलेश जी बड़ा ही यूनिक है। हम बाकी सारे देश में जो एमबीए की एजुकेशन है वो सेमेस्टर सिस्टम में चलती है, और जो आईआईएम्स हैं उनके यहाँ ट्राइमेस्टर सिस्टम में चलती है। ट्राइमेस्टर सिस्टम, तो 1 साल में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं आईआईएम्स में, और बाकी सिस्टम में 2 सेमेस्टर होते हैं। हमारे यहाँ पर आईआईटी रुड़की में हम लोग टर्म सिस्टम में एमबीए की एजुकेशन करते हैं। टर्म सिस्टम में तो 1 साल में 4 टर्म होते हैं, तो हमारा 2 साल जो है 8 टर्म्स में डिवाइडेड है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे को बहुत सारे इलेक्टिव कोर्सेज पढ़ने की ऑप्शंस मिल जाती है। छोटे छोटे कोर्सेज जो 1 क्रेडिट के 1.5 क्रेडिट्स के कोर्सेज होते हैं, और 7 वीक्स में वो कोर्सेज पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को अपना पूरा एमबीए जो है खुद से डिज़ाइन करने का पूरा मौका मिलता है कि मुझको फाइनेंस में स्पेशलाइज करना है, या एचआर में स्पेशलाइज करना है, या मार्केटिंग में करना है, तो वो सब ऑप्शंस उसको बड़े आसानी से सुलभ हो जाते हैं। इस तरीके का हमने पूरा पाठ्यक्रम बनाया है। तो कैट की अच्छी तरीके से तैयारी करनी, और उसके बाद जो भी विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है उसके फंडामेंटल्स की क्लैरिटी आपको अगर है तो आप अच्छी तरीके से आईआईटीज़ का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। सर, अभी आप जैसे सीबीसीएस की बात कर रहे थे, आपकी भाई चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, ये हो सकता है। तो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है सर, ये क्या वास्तव में, मतलब ये क्वेश्चंस है कि क्या ये वास्तव में बच्चों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है सर? जो न्यू क्योंकि देखिए टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज हो गई, मेथड्स चेंज हो गए होंगे, करिकुलम का पैटर्न चेंज हो गया, तो वो क्या वास्तव में बच्चों के जो स्किल्स की बात करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को स्किल्स चाहिए होते हैं सर, तो वो स्किल्स क्या ये नई एजुकेशन जो नई शिक्षा नीति है क्या वास्तव में बच्चों के लिए हेल्पफुल हो पा रही है? देखिए अखिलेश जी, किसी भी चीज़ की सफलता का आकलन कुछ समय के बाद ही हो पाएगा। जब ये बैचेस जिनको अब हम एनईपी के माध्यम से जो हमने करिकुलम में चेंजेस किए हैं वो निकलेंगे, वो समाज में इंडस्ट्री में जाएंगे, और 2-3 साल के बाद वो जो अपने अनुभव शेयर करेंगे, या जिस तरीके का अनुभव इंडस्ट्री बताएगी कि भाई ये ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, तो हम सही आकलन तो तभी कर पाएंगे। लेकिन जो अभी मुझे लगता है कि अब जिस तरीके की एनईपी का एक अगर मैं कीवर्ड लूँ, फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी जिस तरीके से अब हमने पैदा की है अपने करिकुलम्स में, कि अब हमारे एमबीए का बच्चा किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोर्स भी एक आध पढ़ सकता है। पूरे स्ट्रक्चर में हमने 2 क्रेडिट की व्यवस्था की है कि वो किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है। 2 क्रेडिट की व्यवस्था की है कि वो कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। तो इस तरीके का जो ये एक्सपोजर है इंटरडिसिप्लिनरी वाला, ये पॉसिबल हो पाया है एनईपी की वजह से। तो बच्चा ज़्यादातर कोर्सेज तो हमारे ही पढ़ता है, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया है कि अब तुम इंजीनियरिंग का भी एक कोर्स पढ़ सकते हो, अब आप सोशल साइंस का भी एक कोर्स पढ़ सकते हो। तो जिससे उसका आवश्यकता यह है
कि बच्चे का जो सोचने का होराइजन है वो कैसे विकसित किया जाए। और वो विकसित करने के लिए आईआईटीज़ में ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, मेटलर्जी है, फिजिक्स, मैथ्स, ये सब आदि हैं। तो उनके वजह से हम बहुत अच्छे साइंस के कोर्सेज़, इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ भी मैनेजमेंट के बच्चे को सिखा पाते हैं। और उसके वजह से हम उन बच्चों को जो दूसरे ब्रांचेस के, उनको एक आध कोर्स मैनेजमेंट का भी सिखा पाते हैं। तो ये जो मिक्सिंग ऑफ स्टूडेंट्स है, ये एनईपी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और ये उन बच्चों के लिए और फायदेमंद है जो बच्चे, जैसे आपने बोला कि जो बच्चा बीटेक करके आ रहा है, एमबीए कर रहा है, वो तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग सेगमेंट्स को समझ भी रहा है। जिसने इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, बिल्कुल, उन बहुत बच्चों अच्छा। के लिए तो बहुत ज़्यादा। यस, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ ली है कि ये उनके लिए तो एक तरीके से वरदान साबित हो सकता है कि उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो इससे एकदम कई गुना बढ़ जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने बहुत सारी बातें बताई थी कि भाई फर्स्ट फेज में एंट्री बहुत आसान हो जाती है, लेकिन और अपॉर्चुनिटीज़ जैसे यहाँ से हम पढ़ के बच्चा निकल रहा है, एमबीए करके निकल रहा है, तो अगर प्रोफेसर ही कोई बनना चाहे सर, किसी का सपना सर सोचता है कि आपकी कुर्सी नहीं सर, मतलब फिर भी हर किसी का सपना होता है सर कि अब ये वाली सामने वाली कुर्सी पे मैं बैठ जाऊं। तो अगर कोई प्रोफेसर ही बनना चाहता है, गवर्नमेंट टीचिंग में जाना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, तो वो क्या करे सर? वो आप और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, हम इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा गर्व है कि आईआईटी रुड़की का जो हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ये लगभग सभी नए आईएम्स और आईआईटीज़ के लिए भी यहाँ से फैकल्टी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही है। कैसे? क्योंकि हमारा जो पीएचडी प्रोग्राम है वो बहुत ही सफल प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम। और जितने भी नए आईएम्स हैं वहाँ आपको वो बच्चे मिलेंगे एज ए फैकल्टी जिन्होंने अपना पीएचडी यहाँ से किया है। तो आज की तारीख में देश में अगर आपको फैकल्टी में ज्वाइन करना है तो पीएचडी करना मस्ट है। तो अगर आपने किसी भी जगह से एमबीए किया है तो आप आईआईएम से, आईआईटी से, किसी अच्छी संस्थान से पीएचडी करें। आईआईटीज़ में उसको डायरेक्टली पीएचडी बोलते हैं, आईएम्स में उसको एफपीएम बोलते हैं, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो आप वो एफपीएम या पीएचडी करें और उसके माध्यम से आप निश्चित रूप से, हाँ एक चीज़ और है, आजकल जब हम पीएचडी कर रहे हैं तो उस पीएचडी में पब्लिकेशंस का भी बड़ा महत्व है कि आप उसमें अच्छा शोध करें और उस शोध को रिसर्च पेपर्स के माध्यम से अच्छे शोध जर्नल्स में उसको प्रकाशित करवाएं। तो जब आप उस तरीके का अपना एक प्रोफाइल डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी अच्छी संस्था में फैकल्टी बनने के योग्य हो जाते हैं। हाँ, मतलब बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एमबीए करना है और जॉब करनी है। तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर टीचिंग में जाना चाहते हैं, जी, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, पीएचडी करना पड़ेगा। पीएचडी कीजिए और वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। बस नॉलेज लेकिन चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि कई बार आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। इसमें अखिलेश जी, कई बार हमारे आज के समय में एक बहुत बड़े हीरो हैं, उनका नाम सब लोग लेते हैं, स्टीव जॉब्स। अब वो स्टीव जॉब्स के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे और इसके बावजूद भी उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी संस्था का निर्माण किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस तरीके के, मतलब स्टीव जॉब्स बहुत बड़े हीरो हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जाम्पल है कि कोई कॉलेज ड्रॉप आउट होकर उतना अधिक सक्सेसफुल बन जाए। तो मेरा ये बच्चों से निवेदन है कि हम सबको स्टीव जॉब बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कॉलेज ड्रॉप आउट होकर ना, कॉलेज में आप आइए, अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, पूरे मन से पढ़िए और फिर स्टीव जॉब्स बनिए। हो सकता है आप स्टीव जॉब्स के भी आगे निकल जाएं और बेहतर बन सकते और बेहतर स्टीव जॉब्स बन जाएं। तो कॉलेज में पढ़ाई करना, कॉलेज में आना, चाहे वो आप आईआईटीज़ में आए, आईएम्स में जाएं, या अगर किसी वजह से आईआईटी आईएम में नहीं आ पाए तो जिस भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं वहाँ मन लगा के पढ़ना। और आज की तारीख में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कहने की कि भारत सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे स्वयं टाइप के मूक्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आईआईटीज़ के प्रोफेसर्स के बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं और वो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो उन वीडियोज़ के माध्यम से आप और नॉलेज ले सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं और उन सब के यूज़ करते हुए आप हमेशा अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो सीखना वाला चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं कि आप कैसे अपने आप को
और बेहतर बना सकते हैं। और जितना बेहतर बनाते जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और हमेशा शिष्य बने रहिए, आप एक दिन अच्छे पोजीशन पे पहुंचेंगे। और अब अपॉर्चुनिटी में एक और क्वेश्चन सर, जैसे स्टार्टअप बहुत चल रहा है सर मार्केट में, मतलब मैं तो ये सुनता हूँ कि जब भी कोई हो है वो, चलो यार एक काम करते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर लेते हैं। और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके बाद तो उन्होंने स्टार्टअप इंडिया और बहुत सारी चीज़ों का जिक्र, डिजिटल इंडिया का जिक्र भी कर लिया। तो अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब वो नहीं थे तो स्टार्टअप नहीं होते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ को पब्लिसाइज करना, तो उन्होंने पब्लिसाइज किया, प्रचार भी किया कि भाई स्टार्टअप में आ जाओ। अब बात आती है टेक्निकल फील्ड के जो बच्चे हैं, इंजीनियरिंग सेगमेंट्स के जो बच्चे हैं, वो तो स्टार्टअप में बहुत सारे चीज़ों को लेकर के करते हैं। क्या MBA किए हुए बच्चे, स्टूडेंट्स, इसमें कुछ पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इसमें कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं? देखिए, जो अच्छे संस्थान हैं, IITs, IIMs, उन सभी में बहुत अच्छे इंक्यूबेटर्स बने हुए हैं। अब स्टार्टअप जो है वो किसी एक व्यक्ति के बल का काम नहीं है, ये हमेशा एक टीम वर्क होता है। अब जो स्टार्टअप्स IITs में होते हैं वो जनरली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप्स होते हैं। तो जो बच्चे टेकी होते हैं वो कुछ नया आइडिया लेकर आते हैं, लेकिन उनको फाइनेंस की भी समझ नहीं है, उनको मार्केटिंग की भी समझ नहीं है, उनको टीम बिल्डिंग की भी समझ नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी आती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए वो फिर मैनेजमेंट के बच्चों का साथ चाहते हैं कि कोई अच्छे मैनेजमेंट के बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। तो ये जो स्टार्टअप की प्रक्रिया है इसमें मैनेजमेंट के बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। उनके बगैर आप समझ सकते हैं कि स्टार्टअप हो ही नहीं सकता। और उसी वजह से IIT रुड़की का जो हमारा पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, आज हमारे पास लगभग 150 से ज़्यादा सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हमने क्रिएट किए हैं। और उसमें मैनेजमेंट स्टडीज़ का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वो बच्चे फॉर्मली या इनफॉर्मली इन बच्चों के साथ जुड़कर ही अच्छे स्टार्टअप्स बनाते रहते हैं। तो बच्चों के लिए, और आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां पर आपको थोड़ा आसानी से फंडिंग वगैरह मिल जाती है, जिससे कि स्टार्टअप बनाना बड़ा सहज हो गया है। अब जाहिर सी बात है, बिना मैनेजमेंट का कुछ होना नहीं है, और प्रबंधन, जीवन का मैनेजमेंट भी हाँ, बहुत नहीं, जरूरी है। प्रबंधन तो हर क्षेत्र में जरूरी है। आप अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन भी अगर आपको आपको प्रबंधन नर्सिंग चाहिए। होम अच्छे से चलाना है तो वहाँ भी मैनेजमेंट चाहिए। आप अच्छे DM हैं, लेकिन अगर जिले का प्रशासन सही तरीके से चलाना है तो आपको वहाँ भी मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट, आपको अपना चैनल अच्छे से चलाना है तो वहाँ भी मैनेजमेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिना मैनेजमेंट का कुछ होना नहीं है, और मैनेजमेंट के बेसिस पर ही हिंदुस्तान चल रहा है सर, देश चल रहा है, देश की सरकार चल रही है। और आखिरी सवाल ये मेरा कि MBA और PGDBA, ये जो बात की जाती है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं सर या दोनों अलग अलग हैं? ये अखिलेश जी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कुछ समय पहले जो IIMs हैं वो PGDBA या PGDBM नाम का कोर्स कराते थे, लेकिन भारत सरकार, संसद ने कानून पारित करके उसको MBA में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं, जो PGDBM देती हैं। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, कई बार ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है कि क्या ये इक्विवेलेंट टू MBA है या नहीं है। तो मेरा सभी अभ्यर्थियों से ये निवेदन है कि यदि आप किसी ऐसे संस्थान में एडमिशन लेते हैं जहाँ पर आप PGDBA, PGDBM इन कोर्सेज में लेते हैं, तो आप ये देखिए कि क्या वो AICT या AIU, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इससे वो प्रमाणित है या नहीं है। AICTE तो उसकी मान्यता देती है, और AIU जो है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, उनका काम ये है उसको इक्विवेलेंस इस्टेब्लिश करना कि ये जो कोर्स है PGDBA वो MBA के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो अगर इसका मतलब ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर दो संस्थाएं हैं A और B, दोनों संस्थाएं PGDBA देती हैं, हो सकता है दोनों का जो PGDBA है वो AICTE से तो मान्यता प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक संस्था का PGDBA वो MBA के इक्विवेलेंट हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता है, यदि AIU से उन्होंने सही तरीके से मान्यता नहीं ली है। तो कई बार जो बच्चे होते हैं उनको इतना ज़्यादा टेक्निकली नहीं पता होता है, तो वो फिर थोड़ा सा बाद में कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो ये अच्छा है कि हम एडमिशन लेने से पहले ही ये सारी जानकारियाँ ले लें, जिससे कि बाद में कभी अगर किसी सरकारी नौकरी में कहीं इस तरीके की कोई अड़चन आती है तो आपके पास वो पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए। बट कई बार होता है कि बच्चे अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे जाते हैं
तो वहाँ तो वो बोलेंगे कि हाँ सब कुछ इक्विवेलेंट है, मान लीजिए कह दिया, कहना मतलब मैं रिटर्न बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे ने कर लिया तो फिर क्या होता है फिर उन बच्चों का? फिर देखिए, ऐसे कंडीशन में बच्चों को वास्तव में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर उनको काफ़ी प्रयास करना पड़ता है AICTE और AIU से पत्राचार करके कि, और उसमें उस संस्थान की भी सहयोग चाहिए होगा कि वो फिर, अगर मैंने आपको आज ये कहकर कि ये सब इक्वलेंट है और ये सब वही बराबर है, एडमिशन दे दिया, और कल को अगर मुझे आवश्यकता हुई तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मेरी मदद करेंगे कि वो सारे कागज़ पूरे कराने में, नहीं तो निश्चित रूप से कुछ दिक्कत हो सकती है। तो PGDBA क्या IIT भी ऑफर करती है? नहीं, IIT PGDBA ऑफ़र नहीं करता है। IIT केवल MBA ऑफ़र करता है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए हम EMBA भी ऑफ़र करते हैं, जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रोग्राम है। EMBA ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक अगर हम कहें, या फिर उसको जैसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एक तरीके से होगा ये? नहीं, ये भी डिग्री है, पूरी डिग्री है? ये फुल डिग्री है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम हम अपने रेगुलर MBA में पढ़ाते हैं वही पाठ्यक्रम हम EMBA में पढ़ाते हैं, तो इसलिए कोई पाठ्यक्रम में डिफरेंस नहीं है। दोनों ही प्रोग्राम हमारे IIT रुड़की की सेनेट से पास हैं, और दोनों ही प्रोग्राम डिग्री प्रोग्राम्स। तो एंट्री पैटर्न्स अलग अलग हैं दोनों? हाँ, वो चूँकि EMBA जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, तो उसमें अभी हमने जो मिनिमम 4 इयर्स वर्क एक्स को कंपलसरी रखा है, तो वही लोग उसमें भाग ले सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन के बाद 4 साल का वर्क एक्स हो, और फिर उसमें एक हम इंटरव्यू करते हैं जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं, और उनकी सूटेबिलिटी के आधार पर फिर हम उसको एडमिशन देते हैं। एक और एडिशन आप लोग के लिए कि EMBA भी IIT ऑफर कर रहा है, IIT रुड़की ऑफर कर रहा है। IIT रुड़की ऑफर, ये सिर्फ IIT रुड़की ऑफर कर रहा है या फिर अदर जो IITs हैं वो भी ऑफर कर रहे हैं? जैसे IIM कोझिकोड सबसे पुराना है जो इस EMBA को ऑफर कर रहा है, लेकिन कोविड के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आई है भारत में, और अभी कुछ IIMs ने भी EMBA ऑफ़र करना शुरू कर दिया है, और मुझे लगता है कि और IITs भी, जैसे IIT दिल्ली भी अब EMBA में आने वाला है इस साल से, तो IITs भी आ रहे हैं, और IIMs तो चूँकि कोझिकोड लीडर है इस EMBA का, तो और अहमदाबाद भी इस साल से EMBA प्रारंभ कर रहा है, तो धीरे धीरे और IIMs भी इसमें आ जाएंगे। देश के मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं एक नया बदलाव भी होगा और इससे चीज़ें और बेहतर होंगी। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा। उन सवालों के साथ हम जरूर सर के साथ दोबारा बैठेंगे, और एक एक सवाल जो भी हमने पूछे, जो भी हमारे आपके पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने सर से पूछे, और सर ने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करके बता दिया। अदरवाइज़ बहुत बार ऐसा होता है सर कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो सिर्फ अपने संस्थान की बात करते हैं, किसी और संस्थान की बात नहीं करते। नहीं, ये चूँकि आपने एक बहुत अच्छी सीरीज प्रारंभ की है जो कि लार्जर ऑडियंस के बेनिफिट के लिए है, ये मेरे संस्थान के प्रचार के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य वो भी होता है कई बार, लेकिन इसका उद्देश्य जो है कि हम जो भ्रांतियां हैं, जहां तक हमारी और संचार माध्यम नहीं पहुंच पाते, आपके इस इंटरनेट चैनल के माध्यम से उन बच्चों तक सही बात पहुंचे, जिससे बच्चे इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि IIT की ये जिम्मेदारी बनती है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को हम सही सूचनाएं दिलवाएं। अब उसके लिए हम जितनी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं वो ठीक है, लेकिन आप जैसे जो चैनल्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपकी जो रीच है, आपके माध्यम से जो लोग इसको देखेंगे तो वो शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे चीज़ों को सोच रहे हैं, और जो कि समाज के हित में कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगी। और ये आपके बिना संभव नहीं है, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि सर ये चीज़ें वही बता सकता है जो उस लाइफ को जी रहा हो। तो दोस्तों, डॉक्टर रजत अग्रवाल जी, प्रोफेसर रजत अग्रवाल जी, जिन्होंने जो भी बातें बताई हैं उसे सुन करके समझिए, और अगर कोई सवाल करना है तो सवाल भी कीजिए, और इनके बारे में बताइए जो इन्होंने बताई है सबको, आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं आया। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन का रूल, कि भाई जो भी हमने कम्युनिकेट किया वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी वो भी समझ में आ गई, और कुछ मिसकॉन्सेप्शंस जो थे वो भी मैंने क्लियर कर लिया। कुछ मेरे मिसकॉन्सेप्शंस थे वो BTech के बाद MBA वाला, और ये पड़ोसी लोग बहुत बोलते हैं, तो पड़ोसियों का जवाब आपके पास रेडी हो गया। रजत सर का जवाब आप जो है सुना दीजिएगा उन लोग को, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो सर, आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कैरियर वाला की सीरीज़ को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन जरूर पुटअप कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।